हेलो फ्रेंड्स, इजी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। और ये है आपका साइंस का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इसमें बताए गए हैं। एग्ज़ाम में जो भी आएगा इसी से आएगा। और फिजिक्स का जो पहला प्रश्न है यह है आपका कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो देखिए, प्रकाश की जो किरणें हैं ये आपकी गमन करती है सीधी रेखा में। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है वो होता है, न्यूनतम का मतलब होता है कम। देखिए, सबसे प्रकाश जो कम चलता है वो चलता है कांच में। प्रकाश का जो चाल होता है, वेग का मतलब होता है चाल। प्रकाश का चाल जो है वो सबसे कम कहाँ होता है? कांच में, यानी शीशा में। अगला प्रश्न है आपका कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने वो लगा हुआ रहता है वो रहता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? अवतल दर्पण। देखिए, मोटर गाड़ी में जो है ना, कन्फ्यूज बच्चे हो जाते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो रहता है वो रहता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण रहता है? अवतल। लेकिन साइड मिरर में जो रहता है, मोटर गाड़ी में ही जो साइड मिरर में, साइड बगल में जो रहता है उसमें रहता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण रहता है बंधु? उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है आपका कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में भी किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि दर्पण जो होता है वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समतल दर्पण, एक होते हैं उत्तल दर्पण, और एक होते हैं अवतल दर्पण। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो एक ही को बनता है। उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब एक ही को बनता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 टाइप के प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों के में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आपका काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है आपका कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। तो लेंस का जो क्षमता होता है इसका ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, देखिए अगला जो प्रश्न आपका आ रहा है वो है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाने वाले चित्रों होता है उसको बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं? किरण आरेख बोलते हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस को फोकसांतर होगा। तो 2 डायोप्टर जो क्षमता वाला लेंस है उसका फोकसांतर होता है आपका 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है आपका? 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस को फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर, यानी किसी उत्तल लेंस का जो फोकस है वो 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितना हो जाएगा। तो देखिए, अभी यही प्रश्न उल्टा पूछा गया था। इसका क्षमता हो जाएगा 2 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर। इससे पहले प्रश्न पूछा गया था कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस का फोकस कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न को घुमा दिया कि 50 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस का क्षमता कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपको 2 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह हो या ढेर सारा प्रकाश एक साथ चले, इसको बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं इसको? किरण पुंज। अगला प्रश्न है आपका, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए, उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है ये होता है धनात्मक। उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है? धनात्मक। और अवतल लेंस का ऋणात्मक, है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, अवतल लेंस की क्षमता, देखिए प्रश्न आ गया, इसका हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा आपका? ऋणात्मक, है ना। अगला प्रश्न आपका, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस को जो कहते हैं वो हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को जो कहते हैं वो कहते हैं अपसारी लेंस। जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है आपका, है ना। जल का प्रयोग किया जाता है, कांच भी, प्लास्टिक भी, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए, समतल का मतलब होता है बराबर, यानी समतल दर्पण में जो होता है आपका बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अच्छा, अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब होते हैं, तो उसमें बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है
और बराबर भी होता है ना। अच्छा, ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का नाम भी छोटा है और ये वस्तु भी कैसा बनाता है, प्रतिबिंब भी कैसा बनाता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब, है ना। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है आपका, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण, है ना। देखिए यहाँ पर जो है दर्पण से रिलेटेड और साइज से रिलेटेड 3 प्रश्न आएगा। एक कि बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, दूसरा कि बराबर प्रतिबिंब किस में बनता है, तीसरा कि छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है। नाम से आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए, बड़ा अवतल का नाम भी बड़ा है, अवतल का नाम भी बड़ा है और इसमें प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा। दर्पण को लेकर के मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, समतल का मतलब होता है बराबर और इसमें प्रतिबिंब भी कैसा बनता है, बराबर। ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण, है ना। अच्छा, छोटा, नाम छोटा है, देखिए उत्तल, इसमें वर्ड जो छोटा है और इसमें प्रतिबिंब जो बनते हैं उत्तल दर्पण में वो भी कैसे बनते हैं, छोटा बनता है। आपका जो प्रश्न पूछा गया था कि किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, आपके नियम तो 2 ही होते हैं। नियम कितने होते हैं, 2। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ जाती है। देखिए बताते हैं आपको, ये मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर। किसकी ओर, चाल कम जाएगा ना। प्रकाश की किरण हवा से कहाँ चला गया, हवा से कांच में, इसका चाल जो हो जाएगा घट जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अभिलंब की ओर आ जाएगा, अभिलंब के निकट आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो होता है उत्तल लेंस का। कैसा होता है बंधु, उत्तल लेंस का। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपका 21 नंबर में कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए, हम आपको बताए थे कि साइड मिरर के जो रूप में यूज होगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। देखिए कितना कंफ्यूज किया गया है इसमें आप लोगों को। उत्तल दर्पण भी दिया गया है, उत्तल लेंस भी दिया गया है, लेकिन साइड मिरर का मतलब होता है ऐनक। मिरर जो होता है वो दर्पण होता है, यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। देखिए, आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि फोकस जो होता है उससे दुगना होता है त्रिज्या। त्रिज्या बड़ी होती है फोकस से, यानी दुगना होता है। कितना होता है आपका, दुगुना होता है ना। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर, है ना। आपका जो वक्रता त्रिज्या है वो हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। यहीं पर अगर यहाँ पर 20 रहता तो आपका ये हो जाता 40, दुगना होता है। अगला प्रश्न है आपका, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं निर्गत कोण। क्या बोलते हैं बंधु, निर्गत कोण। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर में कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग हो जाता है। अगला है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिएगा, अगर आपको केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, यानी एक ही प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो ये हो जाता है अवतल लेंस। लेंस में उल्टा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए, परावर्तन के जो नियम से निर्धारित होता है वो ये होता है कि परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के। परावर्तन कोण किसके बराबर होता है, अपवर्तन कोण के, है ना। सॉरी, देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है आपका। इसमें जवाब होना चाहिए था कि देखिए, जहाँ ये परावर्तन के बात किया जाएगा तो हो जाएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन यही पूछा जाएगा अपवर्तन के नियम में, ठीक है। अपवर्तन में तब ये कुछ और होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ये आपका हमेशा सीधा होता है। ये आपको बहुत काम करेगा ऑब्जेक्टिव पकड़ने में। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और लेंस में मुख्यतः फोकसों की संख्या जो होती है, वो लेंस की जो फोकस की संख्या होती है वो होती है 2। लेंस में फोकस की संख्या 2। अगला प्रश्न आपको, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो होता है आपका अवतल। कैसा होता है, अवतल। चलिए, आप लोग पढ़ते भी चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। नंबर 30 में है आपका सी। देखिए, सी में 30 में क्या कहा गया कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज होता है। तो दाढ़ी बनाने में आपका सी यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। 31 में हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, 31 जो प्रश्न दिया गया है वो इस प्रकार से प्रश्न है
कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस कितनी हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लस 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। मीटर में रहता तो 1 मीटर काम चल जाता, मीटर में 1 मीटर, सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आपका कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, कितना है? -15 सेंटीमीटर है आपका। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, देखिए दोनों अवतल हो जाएगा। अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वो भी माइनस में होता है, अवतल लेंस का फोकस होता है ये भी माइनस में होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, नियम तो 2 ही होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक जो होता है वो होता है आपका साइन आई बटे साइन आर। क्या होता है? साइन आई बाई हो जाता है आपका साइन आर, यानी जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। क्योंकि देखिए इसमें साइन आर पहले दिया हुआ तब आई है, जब ई आर है तब आई है, जबकि हमने क्या बोला कि पहले आई होना चाहिए तब आर होना चाहिए, है ना। अच्छा ये तो मल्टीपल में होगा ही नहीं, ऐड में होगा ही नहीं, साइन आई अपॉन आर होना चाहिए, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका एक उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है, इससे पूछा गया है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस देखिए ऐसा होता है, ऐसा किनारे तो पतला रहेगा लेकिन बीच में कैसा रहेगा? मोटा। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो होता है V/U, V/U। अगला प्रश्न है आपका गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन क्या होता है? देखिए F और R के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है आपका कि F जो होता है R बराबर R/2। तो F का तो है नहीं दिया हुआ R/2, देखिए F बराबर ये 2/R है C में, तो ये तो होगा ही नहीं आपका, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा R बराबर 2F, यानी R जो होता है त्रिज्या होता है वो फोकस का दुगना होता है, जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 38 नंबर में कि सोलर कुकर में प्रयोग होता है। तो सोलर कुकर में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा, देखिए बराबर और सीधा ये भी नहीं होगा, वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा तो होता नहीं है, इसमें से कोई नहीं होगा, नहीं वास्तविक और उल्टा। अगला प्रतिबिंब है प्रश्न है आपका कि उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब जो है प्रतिबिंब कहता है कहाँ पर बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये बड़ा बनेगा बड़ा और वास्तविक, कैसा रहेगा आपका? बड़ा और वास्तविक। अगला प्रश्न है आपका कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस को क्या कहते हैं? तो 2 वक्रीय सतहों से बने ठोस को हम लोग कह देते हैं यहाँ पर गोलीय लेंस या लेंस। अगला प्रश्न है आपका वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता हो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको उत्तल उत्तल दर्पण। देखिए बाहर की तरफ वक्रित होने का मतलब होता है कि बाहर की तरफ चिकना हो और अंदर की तरफ पेंटिंग किया हो, ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न आ रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए फिर से प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। कहता है प्रश्न कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण किसी भी दर्पण का जो केंद्र होता है, मध्य होता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुव। अगला प्रश्न है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो देखिए आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता है, आवर्धक का जो मात्रक होता है वो मात्रक विहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। क्योंकि लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और दोनों में जो मीटर बटे मीटर आएगा, जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है 5 मीटर है, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई 6 मीटर है, तो मीटर से मीटर तो कट जाएगा, इसका एक भी मात्रक नहीं बचता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। अगला प्रश्न है आपका लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखिए लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है इसको हम लोग कह देते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। यही रहता कि दर्पण के केंद्रीय बिंदु को, तो दर्पण के केंद्रीय बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बंधु? ध्रुव। अगला प्रश्न है आपका कि किसी शब्दकोश में पाए गए
छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षरों को पढ़ रहे हैं यानी आप बड़ा पसंद करेंगे तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस पसंद करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? देखिए, दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/VV प्लस 1/U बराबर 1/F, यानी प्लस में होता है। कैसे में होता है? तो ये माइनस वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। एक और बात, ऊपर में सब में 1 होना चाहिए। देखिए इसमें जो है ऊपर में U कर दिया है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ऊपर में V कर दिया है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर में, कहता है क्वेश्चन गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है इसको C से निरूपित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से। देखिए प्रश्न दोस्तों, मैं आपको 1 बाय 1 करके प्रश्न बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, सारे प्रश्नों को पढ़ के जाना है, याद कर लेना है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। 49 नंबर में प्रश्न है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, पावर में ये जहाँ जहाँ 8 आपको दिख रहा है, 8 9, ये सब पावर में है। पावर 8 है, पावर 8 है, पावर 9 है, पावर 10 है, पावर 110 है, ये तो होगा। देखिए 3 × 10⁸ तो आपका फर्स्ट में है, 2 × समथिंग होगा नहीं, 3 × 10⁹ होता नहीं है, ये तो 10⁻110 तो कभी नहीं होगा, यानी जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है आपका, दंत विशेषज्ञ जो है, दांत के जो डॉक्टर हैं, मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो ये बड़ा बनाने के लिए तो आपको बड़ा दर्पण लेना पड़ेगा, अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? देखिए पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है, जितना पतला लेंस रहेगा अगर आवर्धन क्षमता उतने कम होगा। अगला है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो जितना लेंस मोटा रहेगा उतना अधिक होगा, ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर में, कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो देखिए जहाँ पर बात कही गई है अवतल दर्पण की, ठीक है, तो जहाँ पर अवतल दर्पण की बात की गई है तो प्रतिबिंब जो होता है, देखिए आभासी प्रतिबिंब कभी उल्टा तो होगा नहीं, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कभी सीधा होगा नहीं, आप ऐसे काट सकते हैं, सभी आंसर हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा आभासी एवं सीधा। 54 नंबर में प्रश्न आपका पूछता है कि उत्तल लेंस की प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? देखिए आप प्रश्न को अगर याद नहीं तो आप छाट भी सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं होता, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। काल्पनिक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं होता, इनमें से कोई ना कोई तो आंसर होना ही चाहिए। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आप ऐसे मार सकते हैं अगर याद नहीं रहे तो। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल दर्पण के जब मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब रखिएगा ना, तो ये प्रतिबिंब आपका कहाँ पर ले जाएगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ ले जाएगा? अनंत पर। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक दिया था, देख लीजिए इस तरीके से। ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ठीक है जी। अगर वस्तु को आप रखते हैं अनंत पर, फोकस पर, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर में, कैमा नंबर का पूछ रहा है? 5वां नंबर का, तो प्रतिबिंब जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां यानी अनंत पर। कहाँ चला जाएगा? अनंत पर। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर प्रश्न में, कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो उत्तल लेंस के जो मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो कहाँ चला जाता है? फोकस पर। ये रखिएगा फोकस पर, भाग जाएगा अनंत पर। अगला प्रश्न आता है आपका कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? 57 नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब कैसी होती है? अवतल लेंस के सामने
अनंत पर रखा हुआ है तो फोकस पर चला जाएगा। देखिए फोकस वाला जाता है अनंत पर, तो अनंत वाला कहाँ चल जाएगा? फोकस पर। अगला प्रश्न है आपका, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब, तो ये चला जाएगा फोकस पर। बोला तो मैंने, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब फोकस पर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा आपका? डी नंबर में। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद, देखिए लेंस के जो प्रकाशीय केंद्र से होकर के जो गुजरने वाली किरणें हैं वो अपवर्तन के बाद 7 रंगों में बदल जाते हैं। कितने रंगों में? 7 रंगों में। अगला प्रश्न आ रहा है 61 नंबर में कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस, देखिए लेम हो गया यहाँ पर प्रिंटिंग है, लेंस होना चाहिए, अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है आपका? तो ये निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला प्रश्न आ रहा है, ये जो है इस चैप्टर का सबसे अंतिम प्रश्न है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अवतल अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है आपका? तो ये निर्गत किरण जो है मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है ना। इस चैप्टर का जो है आपका ये अंतिम सवाल प्रश्न था। ये एनसीईआरटी से सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर में देखिएगा आपका फर्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में जो है आपका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए तारे जो होते हैं ना, अपवर्तन के कारण हमको टिमटिमाते हैं। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं तारे, आते हैं और टिमटिमाते हैं, इसलिए अपवर्तन। तारे आते हैं टिमटिमाते हैं, तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है? देखिए फोकस दूरी अगर अधिक हो जाएगा तो दूरदृष्टि दोष, दूरी अधिक हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, दूरी कम हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। देखिए नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हम आपको बता दें कि नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी आपको जाएगा ऑप्शन सी के साथ। नेत्र में काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनता ही नहीं है, नेत्र में काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनता ही नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए उल्टा तो बनता है, बड़ा नहीं होता, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 5वां नंबर में कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता उसको क्या कहते हैं? देख पाता, उस नेत्र में कौन सा बीमारी होती है? देखिए जब निकट वाला नहीं देख पा रहा, निकट को नहीं देख पा रहा, तो इसका उल्टा नाम आ जाएगा दूरदृष्टि दोष। निकट वाला नहीं देख पा रहा तो दूरदृष्टि दोष। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है? तो सबसे अधिक विचलित होने वाला जो रंग है वह आपका बैगनी रंग। कौन सा रंग है? बैगनी रंग। अगला प्रश्न है आपका कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो बोलते हैं समंजन क्षमता। नेत्र जो है अपने समंजन क्षमता के कारण निकट या दूर वस्तु को देखने के लिए मांसपेशियों को घटाते बढ़ाते रहता है। अगला प्रश्न है आपका, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है? देखिए जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 3 तरह के दृष्टि दोष पूछेगा आपसे। दूर दृष्टि दोष पूछेगा, है ना। देखिए दृष्टि दोष आपको 3 तरह से पूछेगा। एक पूछेगा आपका दूर दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष। इसमें देखिए दूर शब्द जो होता है ये छोटा है, यानी इसका उपचार छोटका लेंस से। निकट शब्द बड़ा है, यानी उसका जो उपचार होगा ये बड़का लेंस से। उत्तल और अवतल तो खत्म हो गया, लेकिन एक और होता है जरा दृष्टि दोष। तो इसका जो उपचार होता है ये होता है आपका बाईफोकल लेंस से। कैसे होता है? बाईफोकल लेंस से। उत्तल अवतल दोनों इसमें मिला हुआ रहता है। देखिए तो इसका जवाब हो जाएगा आपका, प्रश्न देखेंगे इसका हो जाएगा बाईफोकल लेंस। क्या हो जाएगा आपका? बाईफोकल लेंस, है ना। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर में, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट और दूर बिंदु क्रमशः कितना होना चाहिए? तो देखिए निकट बिंदु जो होता है ये तो कन्फर्म है 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु होता है अनंत। कितना होता है बंधु? अनंत। अगला प्रश्न है आपका, विभिन्न दूरियों पर स्थित
वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होते रहती है। ये जो है परिवर्तित होते रहती है किसके द्वारा? तो ये होता है सिलियरी पेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? अगला प्रश्न है आपका कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखता, जो दूर को नहीं देख पा रहा, दूर को नहीं देख पा रहा, उल्टा नाम निकट दृष्टि दोष, है ना, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है आपका किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है? देखिए रेटिना के आगे बन जाता है, ये होता है निकट दृष्टि दोष में। इसलिए तो निकट बन गया, इसलिए तो निकट दृष्टि दोष नाम पड़ा था इसका। अगला प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो देखिए नेत्र की समंजन क्षमता जो कम हो जाता है, नेत्र की समंजन क्षमता में न तो दूर वाला देख पाता है और ना ही नेत्र नज़दीक वाला, तो ये हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश कैसा दिखता है? तो काला। आकाश कैसा दिखता है बंधु? काला। यानी आपको 14 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 15 नंबर में कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंग। कितने रंगों से? 7 रंग। अगला प्रश्न है आपका दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है ये होता है आपके लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का जो बनना है ये है आपके प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। किस पर? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्रकाश 7 रंग में बदल जाता है और जिससे क्या बनता है? इंद्रधनुष। क्या बनता है बंधु? इंद्रधनुष बनता है आपका, है ना। अगला प्रश्न है आपका जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसमें होता है। देखिए ये रिपीटेड प्रश्न हो गया आपका। तो जिसमें निकट का साफ नहीं देखेगा वो हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न आ रहा है आपका किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो किसी कोलाइडी विलयन में जो है निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाएगा? कण से जो प्रकीर्णन होता है उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न है आपका सामान्य नेत्र को दूरबिंदु, सामान्य नेत्र के लिए जो होता है दूरबिंदु होता है वो अनंत होता है। दूरबिंदु निश्चित ही नहीं है, ये अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति है उसके चश्मे में लगा हुआ रहता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस रहेगा? सॉरी निकट शब्द बड़ा है ना, निकट शब्द बड़ा है यानी उत्तल नहीं होगा आपका, अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस है ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। अगला प्रश्न आ रहा है आपका निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 23 नंबर का बी, यानी जाएंगे मोतियाबिंद में। किसमें? मोतियाबिंद में। अगला प्रश्न आ रहा है आप स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए 24 नंबर में प्रश्न है आपका कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो स्पेक्ट्रम में जो है सबसे कम विचलन जो होता है वो होता है लाल रंग का। किसका विचलन कम होता है बाबू? लाल रंग का। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए दीर्घ शब्द जो होता है छोटा होता है यानी उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है आपका प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से जो है आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो होता है बैगनी का। किसका होता है? कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। और ये पूछता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य तो हो जाता है लाल का, है ना। अधिक हो जाएगा लाल का, कम हो जाएगा बैगनी का। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो देखिए प्रकाश का जो रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला लगता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कैसा लगता है? नीला लगता है। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है आँख व्यवहार होता है। तो आँख जो व्यवहार करता है ये एक उत्तल लेंस की तरह। कैसा? उत्तल लेंस की तरह। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो कोई भी जो प्रिज्म जो होता है साधारण वो कम से कम 5 सतहों से ही घिरा होता है।
अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका दूर दृष्टि, रेटिना से दूर बन गया, पीछे बन गया यानी दूर बन गया, तो दूर दृष्टि दोष। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहते हैं कोलाइड। क्या कहते हैं? कोलाइड। अगला प्रश्न है नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो नेत्र गोलक का जो व्यास है वो लगभग जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है आपका विद्युत सिग्नल को कौन उत्पन्न करता है। तो विद्युत सिग्नल जो है आपको उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही। कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। अगला प्रश्न है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो सिग्नलों की जो व्याख्या होती है हमारे मस्तिष्क में होती है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस? ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तब पुतली के साइज है उसको परितारिका नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है आपका आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो आँख की जो पुतली है वो परिवर्तित द्वारक की तरह काम करती है। अगला प्रश्न आ रहा है 40 नंबर में कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसको क्या कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे की संरचना को बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। अगला प्रश्न है आपका निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। अगला प्रश्न है नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। सॉरी ये नहीं है, प्रश्न आपका है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष का दूर करने के लिए आपको हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है 43 नंबर में आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। यह कंट्रोल किया जाता है परितारिका के द्वारा। परितारिका के द्वारा। अगला प्रश्न है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश किरण जो है अधिकांश जो ये अपवर्तन होता है इसका ये होता है कहाँ पर। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर में कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो ये हो जाएगा परितारिका की स्थिरता से। अगला प्रश्न है नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। जब नेत्र गोलक गोल हो जाता है तो हम लोग निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला प्रश्न है आपका वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है। तो नेत्र पटल पर जो प्रतिबिंब जो है ये आपको बना हुआ रहता है 1/10 सेकंड तक। 1/10 सेकंड तक। अगला प्रश्न है आपका दृष्टि निर्बद्ध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दृष्टि निर्बद्ध सिद्धांत जो है इसका प्रयोग किया जाता है चलचित्र प्रक्षेपण में। चलचित्र प्रक्षेपण में। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 49 नंबर में कि कॉर्निया के पीछे क्या है। देखिए कॉर्निया के पीछे जो काले रंग की पेशियां हैं समुच्च है। देखिए कॉर्निया के पीछे जो होता है वो परितारिका होता है। क्या होता है? परितारिका। परितारिका डिपेंड करता है कि हमारे आँख में कितना प्रकाश को जाने देगा। अगला प्रश्न है आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो यह दोष जो कहलाता है आपका ये कहलाता है जरा दृष्टि दोष, क्योंकि इसमें दोनों हो जाते हैं शामिल। अगला प्रश्न है आपका कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। तो होता है आपका अविंदुतता। क्या हो जाता है? अविंदुतता। अगला प्रश्न है आपका अविंदुतता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। तो ये हो जाता है आपका 52 नंबर में बेलनाकार लेंस से।
अगला प्रश्न है आपका, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसके बीच की दूरी को कहा जाता है दृष्टि परिसर। क्या कहेगा? दृष्टि परिसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि मानव नेत्र में नेत्र 2 हैं, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा कितना डिग्री तक? तो मानव नेत्र का जो दृष्टि क्षेत्र होता है ये आपका होता है 180 डिग्री तक। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि वाली जो आंखें हैं वो दूर की वस्तुओं को साफ देख लेती है, निकट की वस्तु को नहीं देखती है। दीर्घ दृष्टि होने का क्या कारण है? तो दीर्घ दृष्टि दोष जो है ये होने का कारण है नेत्र लेंस और फोकस की दूरी का अत्यधिक हो जाना, यानी बढ़ जाना। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो है आपका पश्चिमाभि द्वारा। किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? पश्चिमाभि के द्वारा। अगला प्रश्न है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो रेटिना जो है प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदल देता है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो नेत्रदान करने वाले जो व्यक्ति है उसकी उम्र सीमा होनी चाहिए, कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति जो है नेत्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है 60वां नंबर में, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो मृत्यु के पश्चात जो है 4 से 6 घंटे के अंदर आँख निकाल लेना चाहिए। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो देखिएगा, संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति का खाली आँख नहीं लेना है, बाकी मधुमेह वाला ले सकते हैं, दमा वाला ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। कोई संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर डॉग। अगला प्रश्न है आपका, कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो खतरे के सिग्नल में जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित हो जाती है वह है बैगनी रंग। वो कौन सा रंग है? बैगनी रंग है। यानी जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को कहा जाता है आपको कॉर्निया। अगला प्रश्न है आपका, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन कैसा होता है? तो लाल रंग के जो प्रकाश का विचलन होता है वो सभी रंगों से कम होता है विचलन, खाली तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो चूजे के जो दृष्टिपटल हैं उसमें शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। तो सूर्योदय और सूर्य का समय जो सूर्य का गोला जो चपटा दिखता है। अगला प्रश्न है, कांच का जो अपवर्तनांक है किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो बैगनी लाल के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में दिखा जाए तो यह कैसा दिखेगा? तो लाल गुलाब को अगर हरे प्रकाश में दिखा जाए तो ये आपको काला दिखेगा, क्योंकि लाल रंग प्लस हरा रंग अगर आप दोनों मिला दीजिएगा तो यह बन जाएगा आपको करियाठ रंग, यानी काला रंग, जमुनिया रंग। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है ये आपको तीनों वर्ण है, लाल, नीला और हरा। अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे, पेशियों के स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आपका, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? तो ये हो जाते हैं नीला रंग को। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान होगा। तो निर्गत कोण का जो मान होता है आपका ये हो जाता है एल आई। क्या हो जाएगा? एल आई। अगला प्रश्न है आपका,
वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच जो है ये आपको 2 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 2 मिनट का। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है सूर्य दिखाई देता है लाल। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, एंगस्ट्रॉम का मान होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है ये आपको होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर, ये नहीं जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है आपका, प्रिज्म से होकर प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से होकर जो है वर्ण का विक्षेपण किया जाता है, वर्ण विक्षेपण होता है। प्रिज्म की बात आ जाए तो वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस को बढ़ जाने से आपका हो जाता है दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो ये हो जाएगा आपका 79 का निकट दृष्टि दोष में, रेटिना के नज़दीक बन जाता है, आगे बन जाता है। अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से आपको जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने के कारण ये वायुमंडलीय जो है आपका अपवर्तन है। ये क्या है? अपवर्तन है। वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है बताते हैं आपको। देखिए अगला जो प्रश्न आ रहा है आपका वो है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह हो जाएगा आपका अपवर्तन। अगला प्रश्न है आपका कि किसी की कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, छितराने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। बस। अगला प्रश्न है आपका, ये जो है इस चैप्टर का सबसे लास्ट और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के जो कण हैं वो हैं कैसे? तो वो है नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करने वाले हैं, है ना। यानी हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए आप लोग।